Welcome to all of you. In this session, we are starting with the new topic that is atoms. और इस atoms topic के अंदर हमें study करना है. We have to study the various models of atom. Due course of time में कौन कौन से models थे atoms के जो propose किया गए थे, क्या क्या उनकी observations थी और क्या क्या उनकी limitations थी और कैसे successive models के अंदर हमने उनको जो है improve किया था. तो सबसे पहले हमारे पास जो मॉडल प्रपोज किया गया है that was given by J.J. Thomson and commonly it is called as a Thomson model of atom. Then we will study Rutherford's model of atom and finally we will study Bohr model of atom. तो ये इस तीन मॉडल्स ऑफ एटम्स के ऊपर हमारा जो है कंसंट्रेशन रहेगी. सबसे पहला जो है हमारे पास थॉमसन मॉडल है. तो उसके अंदर क्या क्या उसने प्रपोजिशंस दिए थे, क्या क्या मॉडल के फीचर्स थे, मेन पॉइंट्स क्या क्या रहे इसमें. तो according to it, an atom consists of sphere of positive charge of radius 10⁻10 मीटर. थॉमसन मॉडल के अकॉर्डिंगली जो एटम है वो क्या था, एक पॉजिटिव चार्ज का स्फीयर माना गया था. ठीक है, और जिसका रेडियस कितना है, अबाउट 10⁻10 मीटर है. अब वन थिंग वाज नोन कि एटम न्यूट्रल होता है, एटम के अंदर पॉजिटिव चार्ज है, एटम के अंदर नेगेटिव चार्ज है. बट द प्रॉब्लम वाज हाउ दिस पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन द एटम. प्रॉब्लम ये थी कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है, इसके ऊपर सारी रिसर्च चल रही थी. तो सबसे पहला पॉइंट उसने दिया कि एटम जो है कंसिस्ट होता है, एटम के अंदर पॉजिटिव चार्ज है स्फीयर का और रेडियस कितना है 10⁻10 मीटर है. अब जो बात आती है नेगेटिव चार्ज की, तो अकॉर्डिंग टू हिम द नेगेटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड इन इट. नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन्स थे वो कैसे थे, एम्बेड हुए थे इसके अंदर, जस्ट लाइक सीड्स इन अ वाटरमेलन. अब वाटरमेलन हमने देखा है, वाटरमेलन में जो मेजर पोर्शन होता है वो रेडिश होता है और उसके अंदर सीड्स ब्लैक कलर के सीड्स होते हैं. तो थॉमसन ने एटम के मॉडल को कंपेयर किया वाटरमेलन के साथ. वाटरमेलन का अकॉर्डिंग टू हिम कि वाटरमेलन का जो रेडिश पोर्शन है इट इज एनालॉगस टू द पॉजिटिव चार्ज. जैसे पॉजिटिव चार्ज है एटम के अंदर, स्फीयर का पॉजिटिव चार्ज है, स्फीयर ऑफ पॉजिटिव चार्ज है, उसको उसने कंपेयर किससे किया कि जैसे कि एक वाटरमेलन का रेडिश पोर्शन है और इलेक्ट्रॉन्स उसके अंदर एम्बेडेड हैं. ये इलेक्ट्रॉन्स जैसे ही हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स एम्बेड हुए हैं जिस तरीके की वाटरमेलन के अंदर ब्लैक कलर के सीड्स होते हैं या फिर प्लम्स जैसे होते हैं पुडिंग के अंदर. तो पुडिंग के ऊपर हम क्या डाल देते हैं, प्लम्स डाल देते हैं. सो समटाइम्स दिस मॉडल इज आल्सो कॉल्ड एज अ प्लम पुडिंग मॉडल. अब न्यूट्रलिटी को एक्सप्लेन करने के लिए, एटम के न्यूट्रल नेचर को एक्सप्लेन करने के लिए, इन हिज ओपिनियन द टोटल नेगेटिव चार्ज इक्वल्स टू टोटल पॉजिटिव चार्ज सो दैट टोटल नेगेटिव चार्ज इक्वल्स टू टोटल पॉजिटिव चार्ज सो दैट द एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल. ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंगली क्या था कि टोटल नेगेटिव चार्ज जो है वो किसके इक्वल है, पॉजिटिव चार्ज के बराबर है और एटम क्या बन जाता है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल बन जाता है. लिमिटेशंस क्या थी, इट कुड नॉट एक्सप्लेन द ओरिजिनल स्पेक्ट्रल लाइंस इन हाइड्रोजन एटम. ये हाइड्रोजन एटम के अंदर स्पेक्ट्रल लाइंस के ओरिजिन को एक्सप्लेन नहीं कर सका था. अब जितने भी मॉडल्स प्रपोज किए जाते थे उस समय, उनको सबसे पहले उनको वेरिफिकेशन के लिए, उनकी ऑथेंटिसिटी के लिए, उनकी सक्सेस देखने के लिए उनको जो है जज किया जाता था दो प्रॉब्लम्स पर. उस समय सबसे ज्यादा दो प्रॉब्लम्स चल रही थी जिसके ऊपर रिसर्च चल रही थी उनकी. एक तो था स्पेक्ट्रल लाइंस इन हाइड्रोजन एटम. स्पेक्ट्रल लाइंस मतलब जो हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रा है, स्पेक्ट्रा क्या था, लेमन सीरीज, बाल्मर सीरीज, पैशन ब्रैकेट फंड सीरीज, ये जो सीरीज थी, दिस सीरीज वाज स्टडीड. तो लेमन, बाल्मर, पैशन जो साइंटिस्ट थे ये सीरीज स्टडी कर चुके थे, उनके लिए फॉर्मूला दे चुके थे. लेकिन कारण क्या है, क्यों एक हाइड्रोजन एटम ये सारी सीरीज देता है, क्यों ये वेवलेंथ्स एमिट होती हैं, नो मॉडल वाज एबल टू एक्सप्लेन इट. तो इसलिए सबसे पहले जो स्पेक्ट्रल लाइंस का ओरिजिन था उसको भी एक्सप्लेन करने की कोशिश की गई इस मॉडल से, लेकिन थॉमसन वाज अनेबल टू एक्सप्लेन और थॉमसन मॉडल वाज अनेबल टू एक्सप्लेन द ओरिजिन ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस इन हाइड्रोजन एटम. हाइड्रोजन एटम में क्यों स्पेक्ट्रल लाइंस आ रही हैं, ये मॉडल कुछ एक्सप्लेन नहीं कर सका. फिर सेकंड जो प्रॉब्लम थी उस समय जो रिसर्च चल रही थी, दैट वाज डन बाय स्टूडेंट्स ऑफ रदरफोर्ड. रदरफोर्ड के दो स्टूडेंट्स थे जो हम नेक्स्ट टॉपिक में स्टडी करेंगे. वन वाज गीगर एंड सेकंड वाज मुलर. गीगर मुलर एक्सपेरिमेंट है कॉमनली कॉल्ड एज अ रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट, जो थिन गोल्ड फॉल का एक्सपेरिमेंट है. उसमें कुछ स्कैटरिंग जो आती थी वो लार्ज एंगल स्कैटरिंग आती थी. ठीक है, तो लार्ज एंगल स्कैटरिंग क्या होती है, दिस विल स्टडी इन द नेक्स्ट टॉपिक.
but this model it again could not explain the large angle scattering in रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट. रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट ये इसको भी एक्सप्लेन नहीं कर सका था. तो ये दो ब्रॉड लिमिटेशंस रही हैं थॉमसन मॉडल की, ड्यू टू विच दिस मॉडल वाज रिजेक्टेड. क्लियर? सो ये हमारे पास मेन पॉइंट्स हैं थॉमसन मॉडल के लिए. ये उसका स्ट्रक्चर है हमारे पास कि किस तरीके का मॉडल उसने प्रपोज किया है और क्या क्या उसके अंदर लिमिटेशंस थी. दिस इज द लिमिटेशंस. Now let's move on to the next model of atom. नेक्स्ट मॉडल हमारे पास है रदरफोर्ड मॉडल है हमारे पास, उसको स्टडी करते हैं. Now in this experiment, in this model, the model is commonly the experiment was performed by Giger and Marsden. Giger and Marsden experiment perform किया गया था. They were the students of Rutherford. ठीक है, गीगर मुलर नहीं था, गीगर एंड मार्सडन है. गीगर एंड मार्सडन एक्सपेरिमेंट है हमारे पास. तो क्वेश्चन इज दिस क्वेश्चन इज आस्क्ड फॉर 3 मार्क्स. क्वेश्चन इज डिस्क्राइब गीगर मार्सडन एक्सपेरिमेंट. गीगर मार्सडन एक्सपेरिमेंट क्या है? हाउ डज स्कैटरिंग ऑफ अल्फा पार्टिकल्स विद थिन गोल्ड फॉयल प्रोवाइड एन अपर लिमिट टू द साइज ऑफ न्यूक्लियस. एक्सप्लेन ब्रीफली. गीगर मार्सडन एक्सपेरिमेंट क्या है उसको डिस्क्राइब करना होता है. मतलब विद द हेल्प ऑफ द डायग्राम वी हैव टू गिव द labeled description of all the parts of the elements that were used in the experiment. और उसके अंदर जो स्कैटरिंग हो रही है उससे जो है साइज ऑफ न्यूक्लियस के बारे में कैसे पता चलता है. ठीक है, तो दिस वी विल स्टडी इन दिस टॉपिक कि हाउ डज स्कैटरिंग ऑफ अल्फा पार्टिकल्स विद थिन गोल्ड फॉयल प्रोवाइड एन अपर लिमिट. अपर लिमिट मतलब मैक्सिमम साइज कितना हो सकता है न्यूक्लियस का, ये भी इस एक्सपेरिमेंट से जज किया गया था, डिटरमाइन किया गया था. तो कैसे किया गया था, लेट अस स्टडी इट. Now this is the Giger-Marsden experiment. सेटअप ऑफ गीगर-मार्सडन एक्सपेरिमेंट है हमारे पास. इस सेटअप के अंदर क्या क्या चीजें हैं हमारे पास. सबसे पहले हमारे पास एक, क्योंकि ये क्या है हमारे पास अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट है, तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए था, अल्फा पार्टिकल का एक सोर्स चाहिए है. ठीक है, वी नीड अ सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल्स. तो सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल्स वाज टेकन एज बिस्मथ. ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, एस जो है, एस रिप्रेजेंट्स दिस एस, ये जो रखा हुआ है, एंड दिस मच पोर्शन, ये जो हमारे पास है, ये एक स्मॉल स्पेक रखा गया है, वो छोटा सा टुकड़ा रखा गया है किसका, अल्फा एमिटर का. एस क्या है, एस इज अ सोर्स ऑफ अल्फा एमिटर. इट्स एन अल्फा एमिटर. अल्फा एमिटर मतलब जो अल्फा पार्टिकल्स को एमिट करेगा. और इस एक्सपेरिमेंट के अंदर बिस्मथ वाज टेकन. ठीक है, बिस्मथ सैंपल जो है, बिस्मथ का स्पेक्ट लिया गया है जो कि अल्फा पार्टिकल्स को एमिट करता है. अब ये जो अल्फा पार्टिकल्स हैं, दे आर एमिटेड इन ऑल द डायरेक्शंस. दीज अल्फा पार्टिकल्स दे आर एमिटेड इन ऑल द डायरेक्शंस. बट एक्सपेरिमेंट के अंदर जो था, इट वाज रिक्वायर्ड, अ बीम ऑफ अल्फा पार्टिकल्स वाज रिक्वायर्ड. सो इट वाज प्लेस्ड इन अ लेड कैविटी. लेड कैविटी के अंदर रखा गया. ये सारी जो हमारे पास है, दिस इज अ लेड कैविटी. इस लेड के ब्लॉक के अंदर एक कैविटी बनाई गई, एक छोटा सा होल बनाया गया और उस होल के अंदर इस पेग को रखा गया. अब अल्फा पार्टिकल्स तो सारी डायरेक्शंस में एमिट हो रहे हैं, लेकिन निकलेंगे बाहर कहां से, दे विल कम आउट ऑफ दिस कैविटी थ्रू वन होल. इस होल से ही अल्फा एमिटर, अल्फा के पार्टिकल्स क्या है, बाहर आते हैं. अब बाहर आकर भी दे गेट स्कैटर्ड इन ऑल द डायरेक्शंस. ये हर डायरेक्शन में क्या है, स्कैटर होना स्टार्ट हो जाते हैं. लेकिन उनकी फाइन बीम बनाने के लिए क्या लिया जाता है, एक स्लिट अरेंजमेंट लिया जाता है, विच इज कॉल्ड एज अ कॉलीमेटर. सो दिस इज दिस वन एंड दिस वन. ठीक है, ये जो हमने स्टिक्स रखी दिखाई हैं, दीज आर बेसिकली कॉलीमेटर. कॉलीमेटर का फंक्शन क्या होता है, द फंक्शन ऑफ कॉलीमेटर, कॉलीमेटर का फंक्शन क्या है हमारे पास, इट मेक्स द बीम फाइन. टू मेक a fine beam of alpha particles. अल्फा पार्टिकल्स की बीम को फाइन बनाने के लिए क्या किया गया, एक कॉलीमेटर लगाया गया. अब यहाँ से अल्फा पार्टिकल्स की एक फाइन बीम जो थी, इट वाज मेड टू फॉल ओवर अ गोल्ड फॉयल. दिस इज द गोल्ड फॉयल. तो ये हमारे पास क्या है, गोल्ड की फॉयल है.
विच इज अराउंड 10⁻8 मीटर थिक, 10⁻8 मीटर थिक की गोल्ड फॉइल ली गई है, बहुत ही थिन गोल्ड फॉइल ली गई है, ठीक है। एंड अराउंड इट देयर इज अ डिटेक्टर, ये हमारे पास क्या है, डिटेक्टर है। डिटेक्टर के अंदर क्या आती है, एक स्क्रीन है हमारे पास, जिंक सल्फाइड की स्क्रीन है, साथ में एक माइक्रोस्कोप है। इट इज कॉल्ड एज अ रोटेबल डिटेक्टर, टुगेदर दे कंप्राइज अ डिटेक्टर विच इज कॉल्ड एज अ रोटेबल डिटेक्टर। अब रोटेबल डिटेक्टर का काम क्या होता है हमारे पास, या माइक्रोस्कोप का काम क्या है, whenever the alpha particle it hits the screen at any of the point, जब भी जैसे ही अल्फा पार्टिकल की बीम आती है, दिस बीम गेट्स स्कैटर्ड इन द वेरियस डायरेक्शंस। ये जो बीम आई अल्फा पार्टिकल की, सम ऑफ द मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स दे वेंट स्ट्रेट, कुछ काफी सारे अल्फा पार्टिकल्स क्या करके स्ट्रेट निकल गए, दे डिड नॉट स्ट्राइक द जिंक सल्फाइड स्क्रीन, ठीक है, उन्होंने जिंक सल्फाइड स्क्रीन को जो है हिट ही नहीं किया, वो सीधा चले गए। कुछ अल्फा पार्टिकल्स थे विच इज शोन बाय दिस वन, ठीक है, हम शो कर देते हैं, ये हमारे फर्स्ट वाली पार्टिकल्स हैं, ये हमारे सेकंड पार्ट सेट ऑफ पार्टिकल्स है, ये हमारे पास थर्ड सेट ऑफ पार्टिकल है, ठीक है। अब फर्स्ट सेट ऑफ अल्फा पार्टिकल्स कौन से हैं, जो कि स्ट्रेट निकल गए। अब कुछ अल्फा पार्टिकल्स थे, दे गॉट स्कैटर्ड थ्रू दिस एंगल, थीटा एंगल हमने दिखाया, और कुछ अल्फा पार्टिकल्स जिनका स्कैटरिंग एंगल ये है हमारे पास। विल डिस्कस ऑल दीज अल्फा पार्टिकल्स, हमको मेन इसी को डिस्कस करना है। तो ये हमारे पास सबसे पहले क्या है, दिस वी हैव अ गोल्ड फॉयल, ये गोल्ड फॉयल है, ठीक है, जिसको कि फिक्स किया गया बिटवीन टू सपोर्ट्स, दो सपोर्ट्स के बीच में इसको फिक्स किया गया। गोल्ड की जो फॉयल है बहुत थिन फॉयल ली गई है, और यहाँ से अल्फा पार्टिकल की बीम आती है, फाइन बीम ऑफ अल्फा पार्टिकल्स आती है, जो इस गोल्ड की फॉयल को हिट करती है। टकराने के बाद अल्फा पार्टिकल्स अलग अलग डायरेक्शंस में ट्रेवल करते हैं। कुछ अल्फा पार्टिकल स्ट्रेट जा रहे हैं, कुछ का एंगल ऑफ स्कैटरिंग कम है, कुछ का एंगल ऑफ स्कैटरिंग ज्यादा है, ठीक है। तो दिस इज बेसिकली द पॉइंट ऑफ स्टडी, यही हमें स्टडी करना है कि क्यों कुछ अल्फा पार्टिकल स्ट्रेट चले गए, कुछ एक के लिए जो है जो स्कैटरिंग एंगल कम क्यों रहा, और कुछ एक के लिए स्कैटरिंग एंगल ज्यादा क्यों रहा। तो रोटेबल डिटेक्टर में कैसे पता लगता था कि कहाँ पे अल्फा पार्टिकल हिट किया है, जैसे ही अल्फा पार्टिकल इस जिंक सल्फाइड की स्क्रीन को हिट करता है, वहां पे क्या आ जाता है, एक फ्लैश आ जाती है, अ फ्लैश इज ऑब्जर्व्ड व्हिच इज कॉल्ड एज अ स्किंटिलेशन इफेक्ट, ठीक है। अल्फा पार्टिकल्स क्या करते हैं, दे प्रोड्यूस अ स्किंटिलेशन इफेक्ट। स्किंटिलेशन इफेक्ट क्या करता है, अ ब्राइट फ्लैश इज ऑब्टेन्ड व्हेरेवर द अल्फा पार्टिकल हिट द जिंक सल्फाइड स्क्रीन। जिंक सल्फाइड स्क्रीन को जहां पे अल्फा पार्टिकल ने हिट किया, वहां पे क्या आ जाती थी, एक ब्राइट फ्लैश आ जाती है, तो वहां पता लग जाता था कि अल्फा पार्टिकल हिट हुए। अब दूसरा, कितने अल्फा पार्टिकल हिट कर रहे हैं, वहां पे क्या है, डिटेक्टर है हमारे पास, ये माइक्रोस्कोप है। जैसे ही अल्फा पार्टिकल हिट करने के बाद जो है एंटर करते हैं इस माइक्रोस्कोप के अंदर, इस माइक्रोस्कोप के कॉरस्पॉन्डिंगली क्या मिल जाता है, इसके आउटपुट पे करंट मिल जाता है, ठीक है। अब करंट का रिलेशन क्या होता है, करंट तो Q बाई टी होता है, और Q क्या होता है हमारे पास, Q इज इक्वल टू नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल्स। अगर Q टोटल चार्ज है हमारे पास, Q बाई टी है, तो ये कितना होता था, इट इज N इंटू द नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स, Q डैश अगर हमारे पास चार्ज है अल्फा पार्टिकल्स का अपॉन T। तो करंट की हेल्प से हमें क्या निकाल सकते थे, हम निकाल देते थे कि कितने अल्फा पार्टिकल्स जो हैं उन्होंने हिट किया एक पर्टिकुलर एंगल पे। how many alpha particles are hitting at a particular angle, this can be determined with the help of the current, जो कि जनरेट कौन कर रहा था, एक माइक्रोस्कोप जनरेट करता था। जैसे ही अल्फा पार्टिकल हिट करते थे और माइक्रोस्कोप के अंदर एंटर करते थे, उस पॉइंट पे जाकर के माइक्रोस्कोप कॉरस्पॉन्डिंग करंट बना देता था, करंट से नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकल जाते हैं, ठीक है। सो दिस इज हाउ द नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स जो कि हिट कर रहे हैं एक पर्टिकुलर पॉइंट पे स्क्रीन पे जाकर के, इट वाज डिटरमाइंड। अब 3 पॉइंट्स हैं हमारे पास स्टडी करने के लिए। वन इज हमने जो है कैटेगराइज, 3 कैटेगरी में हमने अल्फा पार्टिकल कैटेगराइज किया। पहले नंबर पे वो हैं जो कि बिल्कुल लगभग स्ट्रेट निकल गए, टकराए ही नहीं इस गोल्ड फॉइल के साथ। दूसरे अल्फा पार्टिकल्स वो हैं जिनका स्कैटरिंग एंगल कुछ हमारे पास 1 डिग्री से कम रहता है, और फिर हमारे पास वो अल्फा पार्टिकल्स होंगे जिनका एंगल स्कैटरिंग एंगल 90 डिग्री से ज्यादा है। ये कौन है हमारे पास, जिनका स्कैटरिंग एंगल जो है 1 डिग्री से कम था। ये अल्फा पार्टिकल्स वो हैं जिनके लिए एंगल ऑफ स्कैटरिंग जो है 90 से भी क्या कर चुका है, ज्यादा जा चुका है, ठीक है। तो क्यों ऐसा हुआ है, दिस विल स्टडी इन द नेक्स्ट टॉपिक। तो अभी आप हमें क्या करना है, यू टू ड्रॉ दिस फिगर। सो दिस फिगर इज ऑल्सो आस्क्ड फॉर 1 मार्क, 1 मार्क में फिगर भी पूछी जाती है, सो यू हैव टू ड्रॉ इट।
नाउ व्हाट आर द ऑब्जर्वेशंस मेड, ऑब्जर्वेशंस क्या क्या रही, तो वो हमें देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारे पास है दैट इज बेस्ड ऑन द ऑब्जर्वेशंस मेड ड्यूरिंग दिस एक्सपेरिमेंट। सो ऑब्जर्वेशन हमारे पास है, मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स दे वेंट स्ट्रेट विदाउट सफरिंग एनी डिफ्लेक्शन। तो ये हमारे फर्स्ट सेट ऑफ अल्फा पार्टिकल्स थे। इनको हमने क्या कहा, इनकी ऑब्जर्वेशन क्या रही, हमारी ऑब्जर्वेशन क्या रही इनके बारे में कि मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स दे वेंट स्ट्रेट विदाउट सफरिंग एनी डिफ्लेक्शन। काफी सारे अल्फा पार्टिकल तो स्ट्रेट निकल गए, इन्होंने डिफ्लेक्ट किया ही नहीं है। वेरी फ्यू में कितने थे, 0.14% पार्टिकल्स थे विच गॉट स्कैटर्ड थ्रू एन एंगल ग्रेटर देन 1 डिग्री। बहुत कम अल्फा पार्टिकल्स ऐसे थे जिन्होंने स्कैटरिंग तो किया, लेकिन उनका स्कैटरिंग एंगल जस्ट 1 से क्या था, 1 से ही बड़ा था। बहुत लार्ज एंगल स्कैटरिंग नहीं शो करी उन्होंने। रेयरली एन अल्फा पार्टिकल 1 in 8000 सफर डिफ्लेक्शन ग्रेटर देन 90 डिग्री। अब कोई एक पार्टिकल 8000 अल्फा पार्टिकल में से ही अल्फा एक ऐसा पार्टिकल रहा जिससे एंगल ऑफ स्कैटरिंग क्या था, 90 डिग्री से ज्यादा था। इसी को स्टडी किया जाता है लार्ज एंगल स्कैटरिंग के अंदर। ठीक है, अब लार्ज एंगल स्कैटरिंग जिसके लिए हमने कहा है कि थॉमसन मॉडल कुड नॉट एक्सप्लेन इट, दिस लार्ज एंगल स्कैटरिंग, सो दिस इज द लार्ज एंगल स्कैटरिंग। अल्फा पार्टिकल एक जैसे हैं, सारे अल्फा पार्टिकल्स एग्जैक्टली आइडेंटिकल हैं, लेकिन क्यों कुछ स्ट्रेट निकल रहे हैं, क्यों कुछ का एंगल 1 डिग्री से ज्यादा आ रहा है, और क्यों जो है बहुत कम ऐसे अल्फा पार्टिकल हैं जो जिनका स्कैटरिंग एंगल 90 डिग्री से ज्यादा है। तो दिस इज द पॉइंट ऑफ स्टडी, यही स्टडी करना है कि क्यों ऐसा हुआ। अब व्हाट इज द पॉइंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, क्या क्या पूछा जाता है इस क्वेश्चन के अंदर। सबसे पहले तो 1 मार्क के अंदर सिर्फ डायग्राम पूछा जाता है। ठीक है, फिर आता है हमारे पास ग्राफ बिटवीन द नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स स्कैटर्ड एंड द स्कैटरिंग एंगल। अ ग्राफ वाज आल्सो प्लॉटेड, एक ग्राफ प्लॉट किया गया किसके बीच में, नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स स्कैटर्ड वर्सेस द स्कैटरिंग एंगल। स्कैटरिंग एंगल कौन सा होता है, दिस इज द स्कैटरिंग एंगल, जो किस में लिया जाता है, इट इज द एंगल बिटवीन द इंसिडेंट डायरेक्शन, ये हमारे पास कौन सी है, दिस द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट बीम, ये इंसिडेंट डायरेक्शन है हमारे पास, इंसिडेंट, और ये हमारे पास कौन सी आ रही है, स्कैटर्ड बीम आ रही है, ये इंसिडेंट आ रही है और ये हमारे पास स्कैटर्ड है, दिस इज द इंसिडेंट एंड दिस इज द स्कैटर्ड बीम। इनके बीच में जो एंगल होता है दैट इज कॉल्ड एज अ स्कैटरिंग एंगल। अब एक ग्राफ प्लॉट किया गया तो वी कैन सी दैट स्कैटरिंग एंगल सबके लिए क्या है, अलग अलग है। इन वालों के लिए स्कैटरिंग एंगल कितना है, थीटा की वैल्यू लगभग कितनी है, इनके लिए स्कैटरिंग एंगल कितना है, लगभग 0 डिग्री है। इन वाले अल्फा पार्टिकल्स के लिए स्कैटरिंग एंगल बहुत कम है, और इनके लिए स्कैटरिंग एंगल कितना बन रहा है, यहाँ स्कैटरिंग एंगल जो बन रहा है थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री बन रहा है इनके लिए। तो डिफरेंट अल्फा पार्टिकल्स दे गॉट स्कैटर्ड थ्रू डिफरेंट स्कैटरिंग एंगल्स। तो ग्राफ वाज प्लॉटेड, ग्राफ भी पूछा जाता है एग्जाम्स के अंदर। एक ग्राफ प्लॉट किया गया नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स स्कैटर्ड के बीच में और स्कैटरिंग एंगल के बीच में, ग्राफ प्लॉट किया गया यहाँ पे। तो व्हाट वी ऑब्जर्व फ्रॉम द ग्राफ दैट व्हेन द थीटा इज वेरी स्मॉल द नंबर इज वेरी लार्ज। ठीक है, थीटा इन्हीं ऑब्जर्वेशंस के बेसिस पे ग्राफ प्लॉट किया गया है। ठीक है, यहाँ हमने ग्राफ प्लॉट किया गया, उसके बेसिस पे मैंने ऑब्जर्वेशंस देख ली कि जब जिनके लिए जिन अल्फा पार्टिकल्स का स्कैटरिंग एंगल बहुत कम था, ऐसे अल्फा पार्टिकल्स का नंबर बहुत ज्यादा था। ठीक है, तो मोस्ट ऑफ हमने क्या लिख दिया था, मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स वेंट स्ट्रेट, इन्होंने तो डिफ्लेक्शन कुछ दिखाई ही नहीं, क्योंकि इनके लिए स्कैटरिंग एंगल तो बहुत कम आ रहा है, लगभग 0 के बराबर आ रहा है इनका स्कैटरिंग एंगल। फिर हमारे को काफी सारे पॉइंट्स मिल गए यहाँ पे, थीटा 0 पे जाके हमको काफी सारे पॉइंट्स मिलते गए यहाँ पे जाकर के। फिर हमने स्कैटरिंग एंगल आगे देखा कि जैसे स्कैटरिंग एंगल बढ़ता जा रहा है, ठीक है, 1 डिग्री हुआ और 1 डिग्री से फिर 90 डिग्री तक पहुंचता गया, तो हमारे पास नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स क्या करते जा रहे हैं, कम होते जा रहे हैं। यहाँ पे वी कैन सी फ्रॉम हियर कि द नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स दे आर डिक्रीजिंग विद टाइम। ठीक है, विद डिक्रीजिंग विद स्कैटरिंग एंगल, जैसे जैसे स्कैटरिंग एंगल बढ़ता जा रहा है और जैसे स्कैटरिंग एंगल बढ़ता जा रहा है उनका नंबर क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। सो दिस इज द ग्राफ। तो ये ग्राफ इस तरीके से पूछा जाता है यहाँ पे कि हमको ग्राफ प्लॉट करना होता है बिटवीन द नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स एंड द स्कैटरिंग एंगल। वी हैव अ रिलेशन हियर आल्सो, एक रिलेशन है जिसके बेसिस पे प्लॉट किया गया दैट एन थीटा इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन साइन 4 थीटा बाय 2। ठीक है, दिस इज द रिलेशन। तो यहाँ पे हम ये नंबर का फॉर्मूला भी हम निकालते हैं हायर स्टैंडर्ड्स में जाकर के, बट हियर इट इज नॉट रेलेवेंट। हमें सिर्फ इतना देखना है कि नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स विच इज अ फंक्शन ऑफ थीटा इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइन पावर 4 थीटा बाय 2। ठीक है,
तो इस तरीके से भी हम बाद में इसका न्यूमेरिकल भी देख लेंगे, किस तरीके से न्यूमेरिकल पूछा जा सकता है इस एंगल, इस रिलेशन पे। तो ये तो बात रही हमारे पास एक्सपेरिमेंटल सेटअप की, कि एक्सपेरिमेंटल सेटअप में क्या क्या था और क्या क्या ऑब्जर्व किया गया। अब क्यों ऐसा हो रहा है, क्यों अल्फा पार्टिकल स्कैटर कर रहे हैं, क्या रीजन है इसके पीछे, दिस वी आर गोइंग टू स्टडी नाउ। नाउ वी हैव कॉज ऑफ स्कैटरिंग। कॉज ऑफ स्कैटरिंग क्या है हमारे पास, क्यों अल्फा पार्टिकल स्कैटर कर रहे हैं, तो उसके लिए कहते हैं हम द कॉज ऑफ स्कैटरिंग इज द कूलम्स इंटरेक्शन ऑफ अल्फा पार्टिकल्स विद द पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज इनसाइड द एटम। ये जो अल्फा पार्टिकल स्कैटर हो रहे हैं किसके कारण से हो रहे हैं, कूलम्स इंटरेक्शन। कूलम्स इंटरेक्शन मतलब रिपल्शन बिटवीन द लाइक चार्जेस एंड अट्रैक्शन बिटवीन द अनलाइक चार्जेस। अल्फा पार्टिकल क्या होता है, अल्फा पार्टिकल तो हीलियम का न्यूक्लियस होता है जिसके ऊपर 2 यूनिट्स का पॉजिटिव चार्ज रहता है। व्हाट इज एन अल्फा पार्टिकल, वी नो इट। अल्फा पार्टिकल क्या होता है हमारे पास, हीलियम का न्यूक्लियस होता है जिसके ऊपर 2 यूनिट्स ऑफ पॉजिटिव चार्ज है। अब जब ये अल्फा पार्टिकल एक एटम में से होकर के जाएगा, एटम कैसा है हमारे पास, एटम का मॉडल कैसा सपोज किया गया है। सबसे पहले तो थॉमसन का मॉडल नहीं देखें कि थॉमसन ने क्या कहा कि एटम कैसा है। तो अकॉर्डिंग टू थॉमसन, एटम में हमारे पास जो है इट्स अ स्फीयर ऑफ पॉजिटिव चार्ज, तो पॉजिटिव चार्ज का स्फीयर है, ठीक है। और इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स कैसे हैं, इलेक्ट्रॉन्स एम्बेड हैं इसके अंदर, तो इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड इनसाइड इट। अब जब एक बीम ट्रेवल करती हुई जाती है अल्फा पार्टिकल की, सपोज दैट हियर वी हैव अ बीम ऑफ अल्फा पार्टिकल्स, हियर वी हैव अ बीम विच इज एंटरिंग थ्रू दिस एटम। एक बीम है हमारे पास अल्फा पार्टिकल की, ठीक है। अब इस ये जो बीम हमारे पास अल्फा पार्टिकल की है, इसको क्या होगा, व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ दिस एटम ऑन दिस बीम ऑफ अल्फा पार्टिकल्स। जैसे ये बीम ट्रेवल करेगी तो बीम कैसी है, पॉजिटिव चार्ज की बीम है और इधर क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव पॉजिटिव क्या करेगा, रिपेल करेगा, और पॉजिटिव नेगेटिव वाले को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो ये रीजन माना गया, थॉमसन ने ये कहा। सबसे पहले तो थॉमसन ने भी एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, ऐसे नहीं कि उसने एक्सप्लेन ही नहीं किया, कि जो लार्ज एंगल स्कैटरिंग है उसको एक्सप्लेन ही नहीं किया थॉमसन ने कहा कि ये जो स्कैटरिंग हो रही है इसका कारण क्या है, इसका कारण है कूलम रिपल्शन ऑफ अल्फा पार्टिकल्स विद द पॉजिटिव एंड द नेगेटिव चार्ज इनसाइड द एटम। एटम के अंदर पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, पॉजिटिव वाला रिपेल कर रहा है, नेगेटिव वाला अट्रैक्ट कर रहा है, इसलिए अल्फा पार्टिकल जो बीम सीधा सीधा जा रही थी अपने रास्ते से डिविएट कर जाती है, ठीक है। अब बात आती है एक्सप्लेनेशन की। बाकी साइंटिस्ट ने कहा कि अगर आपकी बात सही है तो ये चीज बताइए कि ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट था, जैसे कि आपने अपने मॉडल में कहा कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो फिर ये स्कैटरिंग एंगल सबके लिए एक जैसा होना चाहिए ना। जब अल्फा पार्टिकल की बीम यहाँ से निकल के जा रही है और आप कह रहे हो कि पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो सबके लिए एंगल ऑफ जो स्कैटरिंग एंगल है सबके लिए सेम आना चाहिए। क्यों सब किसी के लिए 0 आ रहा है, क्यों किसी के लिए 1 डिग्री से थोड़ा सा ज्यादा आ रहा है, और क्यों किसी के लिए 90 डिग्री से ज्यादा आ रहा है, ठीक है। सो थॉमसन हैड नो एक्सप्लेनेशन फॉर दिस पॉइंट। थॉमसन के मॉडल ने ये चीज एक्सप्लेन नहीं कर पाया कि सबके लिए स्कैटरिंग एंगल डिफरेंट क्यों आ रहा है। जब पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है तो हर अल्फा पार्टिकल को अट्रैक्ट और रिपेल करने वाले बराबर के पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज हैं, तो फिर यहाँ पे डिवीजन क्यों हो रही है अलग अलग एंगल से, ठीक है। दूसरा पॉइंट उन्होंने कहा कि चलो ये भी मान लिया हमने कि इसको डिविएट करने वाला, अल्फा पार्टिकल को डिविएट करने वाली कूलम फोर्सेस हैं, ठीक है। अब अल्फा पार्टिकल को और इलेक्ट्रॉन की बात आती है, अल्फा पार्टिकल की और इलेक्ट्रॉन की बात करें तो अल्फा पार्टिकल का जो मास है इलेक्ट्रॉन के मास से लगभग 7000 टाइम्स है, ठीक है। mass of alpha particle is roughly about 7000 times heavier than the electron,
और अल्फा पार्टिकल जो एमिट किया गया था, अल्फा पार्टिकल जो हिट किया गया था, उसकी एनर्जी बहुत ज्यादा थी, तो इसका इट मींस इलेक्ट्रॉन तो उसको डेविएट कर ही नहीं सकता। सो ओनली स्ट्रॉन्ग रिपल्सिव फोर्सेस, मतलब अट्रैक्टिव फोर्सेस जो कि कहा गया कूलम्ब से अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं, अट्रैक्टिव फोर्सेस तो इसको डेविएट कर ही नहीं सकती, ठीक है, क्योंकि एक तो अट्रैक्टिव फोर्सेस की बात कही और दूसरा हम इसको कोलिजन भी नहीं मान सकते, हम ये भी नहीं कह सकते कि अल्फा इलेक्ट्रॉन ने अल्फा पार्टिकल क्या किया, हिट किया, ठीक है। ये पॉइंट किसके लिए है, 7000 टाइम्स हम बात जो कर रहे हैं, हम मास की बात कर रहे हैं अब हम यहाँ पे। उसने ये कहा कि इलेक्ट्रॉन से टकराने के बाद अल्फा पार्टिकल डिविएट कर गया। एक तो डिस्ट्रीब्यूशन जो है, एक तो कूलम्ब से इंटरेक्शन है, दूसरा अल्फा पार्टिकल टकराया इलेक्ट्रॉन के साथ। तो साइंटिस्ट ने कहा कि अगर इलेक्ट्रॉन टकराता, अल्फा पार्टिकल टकराता है इलेक्ट्रॉन के साथ, ये तो है जी 7000 टाइम्स हेवियर है। जैसे कि आप ये कहो कि एक एयर मॉलिक्यूल ने कार को अपने रास्ते से डिविएट कर दिया, ये तो बात बिल्कुल वैसे ही हो जाती है कि एक एयर मॉलिक्यूल क्या करता है, एक कार आ रही है और एक एयर मॉलिक्यूल से टकराती है और कार का रास्ता बदल जाता है। ये चीज तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि अल्फा पार्टिकल का मास जो है इलेक्ट्रॉन से 7000 गुना ज्यादा है। और दूसरी बात, अल्फा पार्टिकल के पास एनर्जी बहुत है, बहुत हाई स्पीड के साथ आ रहा है, ठीक है। तो मास वहां पे, मोमेंटम की अगर बात करते तो मोमेंटम भी वहां पे इसको डिविएट नहीं कर सकेगा। इसका सो ओनली स्ट्रॉन्ग रिपल्सिव फोर्सेस, इसलिए अट्रैक्टिव फोर्सेस भी उसको डिविएट नहीं कर रही हैं यहाँ पे, ठीक है। अट्रैक्टिव फोर्सेस भी डिफ्लेक्ट नहीं कर रही हैं अल्फा पार्टिकल को, और ना ही कोई कोलिजन डिफ्लेक्ट कर रही है अल्फा पार्टिकल को। तो अल्फा पार्टिकल को डिफ्लेक्ट कर कौन रहा है, तो इस पॉइंट के बेसिस पे रदरफोर्ड ने कंक्लूड किया कि क्योंकि स्ट्रॉन्ग रिपल्सिव फोर्सेस ही डेविएट कर पा रही हैं अल्फा पार्टिकल को, इसका मतलब है कि जो सारे का सारा पॉजिटिव चार्ज है एटम के अंदर, वो डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, बल्कि कंसंट्रेट है एक छोटी सी कोर के अंदर, जिसको उसने नाम दिया एटॉमिक न्यूक्लियस, ठीक है जी। इन सारे रिजल्ट्स को, इन सारे पॉइंट्स को जब थॉमसन मॉडल एक्सप्लेन नहीं कर सका, तो रदरफोर्ड ने कहा कि इन सारे ऑब्जर्वेशन से ये पता लगता है कि क्योंकि अल्फा पार्टिकल को डिविएट करने के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग रिपल्सिव फोर्स चाहिए, इलेक्ट्रॉन तो डिविएट कर नहीं पा रहा। दूसरी बात, पॉजिटिव चार्ज अकेला पॉजिटिव चार्ज भी उसको डिविएट नहीं कर सकता, क्योंकि मास ज्यादा है और काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा है। इसका मतलब है पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, जैसा कि थॉमसन मॉडल ने प्रपोज किया था। रादर जो पॉजिटिव चार्ज है, सारे का सारा पॉजिटिव चार्ज एक छोटी सी कोर के अंदर, छोटे से रीजन के अंदर, छोटे से वॉल्यूम के अंदर कंसंट्रेट है, जिसका नाम उसने दिया एटॉमिक न्यूक्लियस।